नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या बांग्लादेश के बहाने हिंदुस्तान में माहौल खराब करने की साजिश हो रही है? बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद क्या हिंदुस्तान में एंटी मोदी गैंग एक्टिव हो गया है और बांग्लादेश से हिंदुस्तान की तुलना करके प्रधानमंत्री मोदी को एक तरीके से खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है? बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट को हिंदुस्तान में सियासी दल तानाशाही से जोड़कर देख रहे हैं और मोदी सरकार पर हमलावर है। कोई धमकी भरे लहजे में कह रहा है कि बांग्लादेश जैसा भारत में भी हो सकता है, तो कोई प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के आवास पर जनता के घुसने की बात कर रहा है। सवाल है कि क्या ऐसी बयानबाजी से विपक्ष देश का माहौल खराब करना चाहता है? आपदा में अवसर क्या विपक्ष तलाश रहा है? सवाल यह भी है कि मोदी से चुनाव में नहीं जीत पा रहे तो खुल्लम खुल्ला धमकी वाली भाषा इस्तेमाल करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि बांग्लादेश की तुलना हिंदुस्तान से करना जायज भी है क्या? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बवाल मचा है। देश कट्टरपंथियों और दंगाइयों के कब्जे में जा चुका है। सड़कों पर अफरा तफरी और लूटपाट मची है। सड़क से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक कट्टरपंथियों का कब्जा है। अपने ही देश को बर्बाद करने पर वो तुले। चुन चुनकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं के घर, दुकान, मंदिर, सब जगह तोड़फोड़ और लूटपाट मची है। ये उस बांग्लादेश की तस्वीर है जहां कल तक लोकतंत्र था और आज वहां सिर्फ और सिर्फ अराजकता है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा उसे कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता, लेकिन कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का कहना है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। सलमान खुर्शीद ने दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान कहा, सतह पर सब कुछ भले ही सामान्य लग सकता है, लेकिन जो बांग्लादेश में हो रहा वो भारत में भी हो सकता है। कश्मीर में यहां भी सब कुछ सामान्य लग सकता है। सच तो यह है कि अंदर खाने कुछ है। कुछ लोगों को लगता है वो जीत गए, लेकिन 2024 की जीत बहुत मामूली थी। इन सब के बावजूद अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। What's happening in Bangladesh? What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. But whatever is happening in Bangladesh is terrible. कांग्रेस के ही दूसरे नेता सज्जन सिंह वर्मा ने तो साफ साफ धमकी दे दी कि जो बांग्लादेश में हो रहा वो हमारे यहाँ भी हो सकता है। सज्जन सिंह कह रहे हैं कल जनता पीएम और सीएम आवास में भी घुस सकती है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन यादव और कैलाश सुन लो, कल बांग्लादेश की जनता घुस गई प्रधानमंत्री आवास में। 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता घुस गई थी प्रधानमंत्री आवास में। अब तुम्हारे घरों में ये घुसेगी जनता, जो भ्रष्टाचार अब सहन नहीं हो रहा है। सलमान खुर्शीद के बयान पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी कहा सार्वजनिक तौर पर कहा। Say whatever I say in public, never in private. कांग्रेस नेताओं के इस बयान से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि कांग्रेस नेता ऐसी बयानबाजी कर क्या इशारा कर रहे हैं? क्या ये बांग्लादेश के बहाने मोदी सरकार को धमकी है? क्या ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है? क्या सलमान खुर्शीद का बयान भड़काऊ नहीं? क्या इस बयान से दंगाइयों के हौसले बुलंद नहीं होंगे? और सवाल यह भी कि भारत की तुलना बांग्लादेश से करना कितना जायज है? सलमान खुर्शीद के बयान के बाद बीजेपी ने चौतरफा हमला किया। बीजेपी का आरोप है कि राहुल के इशारे पर ही सलमान खुर्शीद ने ऐसी बयानबाजी की। पता करके देखिए, सोच करके देखिए किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा। तो वो क्यों कहते थे? और जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मंशा क्या थी। ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये थ्रेट ना दें। मैं जानता हूं कि राहुल गांधी के इशारे पर ही आज सलमान खुर्शीद ने देश को चेताने का काम किया है, लेकिन भूले नहीं सलमान खुर्शीद साहब, राहुल गांधी
इस देश में जब जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश किया है तो महाराणा प्रताप भी आए हैं। सलमान साहब भारत को सलामत नहीं रखना चाहते हैं। ये सलमान और इनकी पार्टी वो भारत की सलामती के लिए नहीं चाहते। वो चाहते यहाँ अस्थिरता हो, दंगा हो, लोगों में जातिवाद बढ़े, संप्रदायवाद बढ़े, लूटपाट मचे, अस्थिरता हो और फिर इनको गाना बजाने का शौक में इनका जो सपना है वो पूरा हो। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्ष के तमाम नेता बांग्लादेश के बहाने नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की जीत है। विपक्ष के नेता लगभग धमकी वाले अंदाज में ये कह रहे हैं कि मोदी ने हिंदुस्तान में हालात को नहीं बदला तो यहां भी बांग्लादेश जैसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए, हमारे भी डिक्टेटर के लिए यह है कि जो लोग हैं वो सब्र कर सकते हैं मगर एक वक्त आएगा जबकि वो सब्र का प्याला जो है वो उछल जाएगा। ये इस बात का संकेत है कि तानाशाही जो है वो किसी भी देश में अच्छी बात नहीं है। वहाँ भी इसी तरीके से विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। जो मुद्दा है वो इस वक्त आरक्षण के मुद्दे को एक हवा दी गई वहाँ और एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। जो चुनाव हुआ था वहाँ आपने देखा ही था कि कैसे चुनाव हुआ था, सारे विपक्ष ने बायकॉट किया था। तो मुझे लगता है ये एक सबक है पूरी दुनिया के लिए कि ऐसे जो शासन है वो ज़्यादा लंबे चलते नहीं। पाकिस्तान जिस हालत में है हम तो देख ही रहे हैं, लंका में क्या हुआ, इजराइल में क्या हुआ, इजराइल में क्या हो रहा है, अन्य सारे देशों में क्या हो सकता है। तो ये तो कहीं भी कभी भी हो सकता है और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं उन्होंने इस मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जनता सर्वोच्च होती है और जनता का न्यायालय सर्वोच्च होता है, तो उनका फैसला बहुत ही गंभीर होता है। कम से कम हिंदुस्तान में बैठे इन लोगों को बांग्लादेश की ये असलियत नहीं भूलनी चाहिए। अराजकता को लोकतंत्र की जीत कभी नहीं कहा जा सकता। बांग्लादेश में जो हो रहा ये हुड़दंगी है, दंगाई है, लुटेरे हैं और ये बांग्लादेश की बर्बादी की नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। लेकिन सवाल है कि विपक्षी नेताओं को बांग्लादेश मॉडल पर इतना भरोसा है कि वो इसकी तुलना भारत से करने लगे। हिंदुस्तान में सियासतदान मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। सवाल है क्या बांग्लादेश की हिंदुस्तान से तुलना कर देश को सुलगाने की कोशिश हो रही है। सवाल यह भी है कि विपक्षी नेताओं के ऐसे धमकी भरे बयान से क्या देश का माहौल खराब नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। सलमान खुर्शीद इससे पहले हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और आईएस से कर चुके हैं। उनकी भतीजी बीते लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद की अपील प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ यानी बीजेपी के खिलाफ वो कर चुकी हैं और उसके बाद अब कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ वो यहां भी हो सकता है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। डॉक्टर एसके दत्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, तारिक खान जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता और नीलोफर मसूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश शर्मा जी, चुनाव नहीं जीत पाए, 100 से कम सीट पर रह गए, जनता ने नहीं दिया कि आप सत्ता तक जाएं, तो धमकी वाली भाषा याद आ रही है। राकेश पांडे जी, चुनाव मोदी जी हारे हैं। 400 पार का नारा लेकर वो गए थे। आपकी हिम्मत नहीं, आप उनसे सवाल कर लें। वो तो अपने बनारस से खुद भी हार रहे थे। किस गड़बड़ी से जीते सारा देश जानता है। सही मायने में जिस तरह से आप माहौल बना रहे हैं, एक सलाह देना विपक्ष से नाते अगर बगावत है तो अजीब बात कर रहे हैं आप लोग। मैं आपका सुन रहा था पूरा भाषण 10 मिनट का। कम से कम शांति बनाने की अपील हम कहते हैं। हम तो बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अपने वादे अपनी गारंटी पर चर्चा करो, चुनाव लड़ो। लोग परेशान है, पढ़ा लिखा लोग रो रहा है। नहीं, ये सलाह है जगदीश शर्मा जी, जो बांग्लादेश में हुआ यहाँ भी हो सकता है। अब तुम्हारे घरों में जनता घुस जाएगी, ये सलाह है। कौन ऐसे सलाह देता है भाई? अरे भाई, ये ऐसे आने वाले टाइम में होना है राकेश भाई। तो आप यही चाह रहे हैं ना, मतलब आप यही चाह रहे हैं। चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री। आप चुनाव में जीत नहीं सकते हैं। आपके बयान का मतलब ये है कि आप यही चाह रहे हैं देश में। हम चुनाव, हाँ, हमें देश की जनता ने चुना। हमें नहीं, देश की जनता ने आपको सिर्फ 99
सीटें दी, देश ने चुना, हम खड़े हैं। अकेले बीजेपी को 240 सीटें दे दी, आपको सिर्फ 99 सीट दे दी। पर आप लेके एक आम आदमी को भगवान बनाने में लगे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भगवान बनाने में नहीं लगा हूं जगदीश शर्मा, लेकिन इस देश में अराजकता की भाषा अगर कोई करेगा, अराजकता की भाषा का इस्तेमाल करेगा, हिंसा को बढ़ाने वाली भाषा का इस्तेमाल करेगा, तो जगदीश शर्मा जी माफ करिए, ये मुझे स्वीकार्य कम से कम नहीं है व्यक्तिगत तौर पर। प्रधानमंत्री को आप बना रहे नहीं राकेश जी, आपका फर्ज बनता है सच्चाई को देश की जनता। नहीं, मेरा क्या फर्ज बनता है कि मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं इस बयान को सपोर्ट करूं कि लोक कल्याण मार्ग में जनता घुस जाएगी, देश के गृह मंत्री के आवास में जनता घुस जाएगी, मैं इस बयान को सपोर्ट करूं। सारे और सुनिए, मैं अरे प्रधानमंत्री सुनिए जगदीश शर्मा जी, सुनिए, आपके कांग्रेस के नेताओं के दर्जन भर बयान ऐसे हैं, जगदीश शर्मा जी, आपके कांग्रेस के नेताओं के दर्जन भर बयान ऐसे हैं जो मोदी के खिलाफ हिंसक बयान है। मैं कोट कर रहा हूं, राहुल गांधी ने कहा था, सुनिए, राहुल गांधी ने कहा था हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे। साल 2007 में सोनिया गांधी ने कहा था मौत के सौदागर, सुबोधकांत सहाय, मोदी हिटलर की मौत मरेगा, चरणदास महंत आपके कांग्रेस के नेता, हमें मोदी का सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कवासी लखमा ने कहा कि कवासी लखमा जीतेगा, मोदी मरेगा। यह आपकी भाषा है भाई। आप औरों की कब्र खोदोगे तो आपकी भी खुदेगी, भगवान खोदेगा। और एक बात सही कही है, प्रधानमंत्री इसलिए सुने थे कि हिंदू मुसलमान करेंगे, आपको प्रधानमंत्री की गारंटी पर बात नहीं करनी तो है। ये सलमान खुर्शीद की भतीजी से आपने पूछा था, मोदी जी से नहीं पूछते। जगदीश शर्मा जी, सलमान खुर्शीद की भतीजी से आपने पूछा था, बीते लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, वोट जिहाद की अपील करती नजर आई थी। सलमान खुर्शीद, आप जनता से वोट मांगिए ना भाई। इस देश के हालात बिगड़ने से बचाओ, इस देश के हालात बिगड़ने से बचाओ। वो ठीक कह रहे हैं, अवगत कर रहे हैं। आप भी देखेंगे एक दिन, आपका कैमरा जब लोग तोड़ेंगे आप भी देखेंगे। जगदीश शर्मा जी सुनिए, जगदीश शर्मा जी, धमकी वाली भाषा मेरे सामने तो मत किया करिए सर। नहीं, धमकी वाली भाषा मेरे सामने मत इस्तेमाल किया करिए सर कि कैमरा तोड़ेंगे। ठीक है, मतलब आपके हिसाब की बात नहीं होगी तो आप मीडिया पर अटैक करेंगे, आप लोगों को भड़काएंगे कि जाओ लोक कल्याण मार्ग में घुस जाओ, देश के गृह मंत्री के आवास में घुस जाओ। हरियाणा में घुसने नहीं दिया आप लोगों को भाई, हरियाणा में आप लोगों को घुसने नहीं दिया किसानों ने। आपने देखा, दिखाया। मैं गया था जगदीश शर्मा किसानों के बीच में, आपने नहीं देखी होगी मेरी रिपोर्टिंग, ये आपकी गलती होगी। किसानों के बीच में जाकर मैंने रिपोर्टिंग की थी। मैंने सब दौड़ते देखे थे वहां। जितने भी झूठे लोग करे, आपने झूठी रिपोर्टिंग नहीं करी होगी। आप झूठी रिपोर्टिंग करेंगे तो तोड़ेंगे। तो तोड़िए ना सर, जगदीश शर्मा आप चाहते हैं तोड़ दीजिए कैमरा, फिर आपके आगे भी कैमरा लगा होगा, तोड़ दीजिए, उठा दीजिए, फेंक दीजिए। अरे भारत के लोग तोड़ेंगे, हम क्यों तोड़ेंगे भाई? नहीं सर, भारत के लोग ऐसे नहीं है। शिवम त्यागी ये कह रहे हैं सुझाव दिया है, फिर कह रहे हैं मीडिया पर भी हमला कर देंगे, घरों में घुस जाएगी जनता। पता नहीं कौन सी सुझाव वाली भाषा है। देखिए, एक चीज बहुत साफ है कि बांग्लादेश के, प्लीज बीच में मत बोले जगदीश जी, बांग्लादेश के हालात को देखकर जो इस देश को डराने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इससे बाहर निकले। ऐसी ये कहानियां, ये ड्रामे, ये जो है इस देश की जनता पहले भी देख चुकी है। इलेक्टेड सरकार है, चुनी हुई सरकार है, 240 सीटें एक पार्टी के पास है, 292 पूरे गठबंधन के पास है। सामने वालों के टोटल भी मिला दे तो उतनी नहीं है, सबको एक जगह भी मिला दे तो इस बात की तो कोई तुक ही नहीं। आप इस देश में हारे हुए, 100 से ज्यादा चुनाव हारे हुए, आप इस देश में 3 लोकसभा चुनाव हारे हुए नेता हैं जिसको कोई पूछता नहीं है। आपको अब सरकार में आने के लिए भी बस दंगे, ड्रामे, अराजकता, लोगों का प्रधानमंत्री के घर में घुस जाना, बस इसी सब उम्मीद रह गई आपकी, क्योंकि वोट लेकर तो जीतना बस की है ही नहीं। दम ही नहीं रहा राहुल गांधी में कि चुनाव जीत जाए। चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए इस तरह के प्रोपेगेंडा पर आधार बनाते हैं कि बांग्लादेश की तरह लोग भी घुस जाएंगे, हम तानाशाह हैं। विषय साफ है, आप इस देश को डराना बंद कीजिए। यहां लोकतंत्र है, यहां लोकतंत्र से चीजें चलती हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो एक और नेता हो, कि यहां पर भी बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा। कोई बांग्लादेश जैसा हाल नहीं होने वाला। लेकिन ये एक अल्टीमेटम है कि एक सोच लोगों के दिमाग में डाली जा रही है। देखिए, कि जाओ लोक कल्याण मार्ग में घुस जाओ, देश के गृह मंत्री के आवास में घुस जाओ। देखिए, ये तो इमरजेंसी सोच है ना भाई, ये तो इंदिरा वायरस है, इसको कैसे आप डिनाई कर देंगे? इमरजेंसी वाली सोच है। लोगों को लगता है कि सारी इस तरह की चीजें कर दे, नहीं चल सकता। अराजकता से ये देश नहीं चल सकता और ना चलने देंगे। अराजकता और तो और जो जम्मू एंड कश्मीर में होती थी, इस जनता ने, इस सरकार ने वो भी खत्म कर दी है। अराजकता नहीं हो सकती। आपको दिक्कत है, आपको परेशानी हो सकती है, आपको सरकार से शिकायत हो सकती है, लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में रोज प्रोटेस्ट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां की चीजों को देखकर जिस तरीके से यहां पर ड्रामा बनाया जा रहा है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं,
मेरे लिए तो उससे भी महत्वपूर्ण विषय यह है कि इतनी सारी बातें फलस्तीन तक पहुंच जाने वाले लोग, ऑल आइज आर ऑन राफा, ऑल आइज आर ऑन लंदन, ऑल आइज आर ऑन फलस्तीन, ये ऑल आइज आर ऑन बांग्लादेश क्यों नहीं जा पा रहे? बराबर में बॉर्डर है भाई। नहीं आइज तो है, वही यहां हो जाएगा। एक सवाल नहीं उठा पा रहे बाकी के जो लोग हैं यहां। बोलिए जगदीश जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। इस देश में कुछ कथित जर्नलिस्ट भी हैं जिन्होंने कहा कि ये ऐसा लगता है कि ये अराजकता नहीं, जनता की खुशी है। ये बात समझ लेने की आवश्यकता है कि इस देश में अराजकता का सपना देखने वाले मिट्टी में मिल गए और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। शिवम जी, हम हारे नहीं है, हराए गए, पूरे देश को पता है। क्यों? हम फिर भी थोड़े से कैसे? हैं, पर भारी कैसे हराए गए बताइए जरा, और देश में भी कैसे हराए गए बताइए, बात उठा रहे हैं। कैसे हराए गए? अरे भाई, हम ईवीएम से हराए गए। मैं तो आप ईवीएम से, आपके कहने से क्या होता है? राहुल गांधी तो नहीं मानते इस बात को। डीएम से राहुल गांधी कैसे जीत गए? प्रधानमंत्री भी हारे थे। फिर राहुल गांधी कैसे जीत गए? अरे राहुल गांधी प्रधानमंत्री भी हारे थे। चुनाव को चिल्लाने का कोई लाभ नहीं। मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी तो अनपढ़ों की फौज से लड़ना गुनाह है, बेकार है, बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। कौन लड़ेगा आपसे? नंबर 1। अरे आपके नेता दो जगह से जीत कर आए, 99 सीटें आ गई, इससे ज्यादा की हिम्मत नहीं आती, हैसियत नहीं है, इससे ज्यादा सीटें आ जाए। स्टूडेंट, आप क्या जीतने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए देश में दंगा कराओगे? आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं। देश जानना चाहता है जो 5000 स्टूडेंट वहां फंसे हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे शेख हसीना के साथ? नहीं, तो जगदीश शर्मा जी सुनिए, ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। तो सलमान खुर्शीद को सिखाइएगा कि जिस कार्यक्रम में गए थे वहां पर उन 5000 छात्रों की बातचीत करनी चाहिए थी। ये नहीं कहना चाहिए था कि जो बांग्लादेश में हुआ यहां हो जाएगा। उसी मंच का इस्तेमाल ये सवाल पूछने के लिए करना चाहिए था। उसको गलत तरीके से ये कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होता है कि पूछे कि भाई हमारे छात्र जो वहां फंसे हैं, जो लोग फंसे हैं, जो व्यापारी फंसे हैं, वो कैसे वापस आएंगे? ये पूछना चाहिए था, धमकी नहीं देनी चाहिए थी। ये आपकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में बात करना हमारा अधिकार है। आप हमारा अधिकार नहीं छीन सकते हो। विपक्ष का अधिकार है सरकार से सवाल करे। सर तो अधिकार का इस्तेमाल करिए सर, वो अधिकार आपको धमकी देने का अधिकार नहीं देता है, ये आप जान लीजिए। शिवम एक क्विक रिप्लाई, फिर मैं तारिक भाई का रुक करूंगा। स्टूडेंट्स पर एक चीज कहना चाहता हूं कि प्लीज बीच में मत बोलिए, चलाइए मत। एक सरकार होती है जो ट्राइड एंड टेस्टेड होती है। हम स्टूडेंट्स को यमन से भी लेकर आए, हम युद्ध रुकवा कर जो है तमाम जगहों से स्टूडेंट्स को लेकर आए, यूक्रेन से स्टूडेंट्स को लेकर आए, जहां पर भी स्थितियां खराब हुई वहां से स्टूडेंट्स को लेकर आए। 18,000 भारतीय वहां पर जो फंसे हुए थे, वहां पर हमने 8,000 भारतीयों को ऑलरेडी निकाल लिया है। वहां पर मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्वर्सेशन बात चल रही है और हम सभी के संपर्क में है, उच्चायोग हमारा संपर्क में है, हम फुल फ्लेजेड काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग यहां पर हैं जो विपक्ष में होते हुए भी देश में दंगा करके प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन सुनिए, आप में उतना दम नहीं है कि आप इलेक्टोरली भी जीत पाए और दंगा करके भी जीत पाएंगे। हिंदुस्तान में तारिक खान, आईपी सिंह ने भी सोशल मीडिया पर लिखा। अब रुक जाइए जगदीश जी, थोड़ा बाकी मेहमानों का रुख करने दीजिए। लोक कल्याण मार्ग जनता पहुंची तो कौन रोकेगा? ये विपक्ष में कंसेंसस है क्या कि देश में लोगों को भड़का देना है? क्या पता लोग सड़क पर आ ही जाए एक दिन। सबको मैंने सुना, मुझे लगता है आप भी मुझे सुनेंगे, बीच में कोई बोलेगा नहीं। अभी कहा गया कि भाषा की आपने बात की कि मोदी साहब के खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग हुआ। विपक्ष में बैठे हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त के इंदिरा गांधी को क्रेडिट दिया था कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश बन गया। तुर्गा नहीं कहा था, इस पे बहुत विवाद है, मैं क्रेडिट देने की बात करता हूं, तारीफ सिर्फ की थी। आज उसी प्रधानमंत्री को वायरस कह दिया गया, ये अच्छी बात है। इंदिरा वायरस बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शिवम बीच में सुना ही नहीं, प्रॉब्लम ये है प्रधानमंत्री को नहीं कहा। भाई गलत सुन रहे हैं आप, मुझसे ले लो। मैं कह रहा हूं कि वो इमरजेंसी जो वायरस है उसको नहीं चला सकते। ये इमरजेंसी वायरस वाली सोच नहीं चलेगी। गलत बोल रहे हैं आप बोलिए, आप बोलिए। अरे ये क्या हो गया? ये आदमी मुंह में फेविकॉल के बैठ के इतना नाराज क्यों हो जाता है ये एकदम? अच्छा रुक जाइए शिवम, एक मिनट रुक जाइए। समझ में नहीं आता। शिवम मैं आता हूं शिवम एक मिनट प्लीज बोले। चलिए तारिक भाई अपनी बात पूरी करिए। शिवम ने क्या कहा था उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया, आप अपनी बात पूरी करिए सर प्लीज। मेरे सवाल पर आइए। अरे मेरे सवाल पर आइए तारिक खान प्लीज, मेरे सवाल पर आइए। आईपी सिंह, मैं तुमको समझा चुका हूं, बीच में नहीं शिवम। ठीक है, मैं आ गया, मैंने रोक दिया। अरे मैंने शिवम त्यागी को रोक दिया। समय मत बर्बाद करिए, आईपी सिंह पर आइए। रुकिए शिवम, आप नहीं बोलेंगे। शिवम आप नहीं बोलेंगे, रुकिए प्लीज प्लीज प्लीज। आप तारिक भाई सुनिए, इंदिरा गांधी से आगे निकलिए, इंदिरा गांधी से आगे निकलिए, आईपी सिंह पर आइए, बोलिए। वायरस कहा उसको, वायरस कहा। मेरे लिए
अरे आईपी सिंह ना अटल वायरस है। आईपी सिंह शिवम प्लीज रुक जाइए। शिवम प्लीज रुक जाइए। शिवम प्लीज रुक जाइए ना, आप नहीं बोलेंगे। शिवम प्लीज रुक जाइए। अरे शिवम प्लीज आप इस स्टूडियो में समझिए। नहीं 1 मिनट रुक जाइए। अभी आप अगले आधे मिनट एकदम नहीं बोलेंगे। अगले आधे मिनट नहीं बोलेंगे। अरे ये रुमाल, अरे सुनिए, अभी सिर्फ पीसीआर, अच्छा रुकिए ना, मैं इसका भी सॉल्यूशन निकाल देता हूँ। पीसीआर अभी सिर्फ तारिक खान की आवाज ऑन एयर जाएगी, मेरी भी हटा दीजिएगा। इस स्टूडियो की पूरी आवाज डाउन करिए। और तारिक भाई ये गमछा लपेट कर नहीं होगा। आईपी सिंह पर बोलिएगा। अगला 1 मिनट आपको अनइंटरप्टेड दे रहा हूं, लेकिन आईपी सिंह के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ इनकी आवाज ऑन एयर करिए। यही नौटंकी कराते हो स्टूडियो में इन जैसे लोगों को बुलाकर, जो सामने वाले को नहीं देते हैं। बोल रहा है, मेरी भी डाउन करिए ताकि मैं अपनी बात न कह सकूं। ठीक है, अब मुझे जब बुलवाना नहीं रहता है राकेश भाई, तो क्यों बुलाते हो? शिवम त्यागी बोल लो, मेरा टाइम ले लो, बोल लो बेटा, बोलो मुन्ना, बोलो मुन्ना, बोलो। अरे तारिक भाई 1 मिनट मेरी आवाज ऑन एयर करिए। मेरी आवाज ऑन एयर करिए। अरे तारिक खान, तारिक भाई सुनिए ना, मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया, फिर मैं सर आपको समय दे रहा हूं। मैं पूरी स्टूडियो की आवाज को डाउन कर रहा हूं, मैं अपनी भी आवाज डाउन करवा रहा हूं। अभी सिर्फ आप 30 सेकंड बोलेंगे सर, और आप प्लीज शिवम से आगे निकल जाइए, आप इंदिरा गांधी से आगे निकल जाइए, आईपी सिंह पर बोलिए। नहीं, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, आप सुनिए। मैं कहूंगा कि आईपी सिंह ने गलत कहा। पहले तो मैं ये कहूंगा कि इंदिरा वायरस नहीं थी ना अटल जी वायरस थे। पहली बात, दोनों सम्मानित हैं, जो भी प्रधानमंत्री रहा, इसलिए इंदिरा को वायरस मत कहें। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। जब कांग्रेस ने गारंटी कार्ड दिया था और पूरी बीजेपी चिल्ला रही थी कि जाओ कांग्रेस के दफ्तर पे और लूट लो उसको और 1-1 लाख रुपए ले लो गारंटी कार्ड के, वो अराजकता थी या नहीं थी? दफ्तर लूटने की बात कहां से आई थी? मैंने तो नहीं सुना है। किस नेता ने कहा? मुझे कोट करिए, मैं अभी सर्च करवाता हूं। रिसर्च किस नेता ने कहा था, मुझे बताइए। प्रधानमंत्री के शब्द बोल रहा हूं। दफ्तर लूट लो, लोग कांग्रेस कार्यालय पहुंच रहे हैं। हाँ, पर्चियां लेकर। ठीक, हाँ पहुंच रहे हैं कांग्रेस कार्यालय। ठीक रुक जाइए। ठीक, आपने जो यूपी कार्यालय में जो महिलाएं पहुंची, आपके चैनल ने भी प्रोग्राम चलाया था, मैंने अपनी आंखों से वो देखा। ठीक, कि वहां जाओ। और कई नेताओं के, इनके पहले तो प्रधानमंत्री नहीं कह दिया तो नीचे वालों की बात ही छोड़ ना तारिक भाई ऐसे नहीं चलेगा। लोग पहुंच रहे हैं कांग्रेस के दफ्तर और लोग लूट ले कांग्रेस के दफ्तर, दोनों में अंतर है। मुझे बताइए किस नेता ने कहा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। किस नेता ने कहा? नाम कोट करिए, किस नेता ने कहा कि लूट लो? प्रधानमंत्री खुद ही बोल रहे हैं। नहीं, कोट करिए। प्रधानमंत्री खुद ही बोल रहे हैं कि लोग कांग्रेस के दफ्तर पहुंच रहे हैं। अरे तो पहुंच रहे हैं, लूट लो में अंतर होता है तारिक खान। प्रधानमंत्री का पहुंचेंगे तो बवाल तो करेंगे। नहीं तारिक भाई मुझे मौका दीजिए। अब आपने तारिक भाई रुक जाइए। शिवम 20 सेकंड, चूंकि प्रधानमंत्री को कोट कर रहे थे, वो भी गलत कोट किया, फिर मैं इसके दत्ता के पास जाऊंगा। थैंक यू। एक तो मैं बस यही कहना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से उलझा मत करो, ऐसे ही मुंह बंद करना पड़ता है फिर आदमी को, क्योंकि झूठ बोलते हो। दूसरी एक और चीज कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल सही कहा था अजीत सिंह जी ने कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसके अंदर गुंडा, जिस डिबेट में सपा का प्रवक्ता उसका वही वो, और ये लाल गमछा नहीं, रेड अलर्ट है। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं प्रधानमंत्री जी। अभी देखिए फिर उछलना शुरू कर दिए, मुंह बंद कर लीजिए। थैंक यू। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आईपी सिंह पर इनका बोलने का एक शब्द औकात नहीं है। रीजन है, इन्हीं की पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता ट्विटर पर लिखता है इसी तरीके से, अगर लोग जैसे बांग्लादेश में गए, 7 लोग कल्याण मार्ग पर चले गए तो क्या होगा? बेशर्म है आप लोग। इसी तरीके से अगर लोग जो है अखिलेश यादव नहीं, लेकिन एक तारीफ है शिवम, जो सही है वो सही है। मैं एक बात के लिए तारिक खान की तारीफ करूंगा कि उन्होंने आईपी सिंह को खारिज कर दिया, और ये उन्होंने कहा कि आईपी सिंह ने गलत कहा है। उन्होंने ये कहा कि आईपी सिंह ने गलत कहा है। कम से कम वो कांग्रेस और आईपी सिंह के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं इस मसले पर। मैं आईपी सिंह को गलत कहूंगा अगर ठीक है आप इस बात नहीं, लेकिन आईपी सिंह को गलत ठहराने की उन्होंने हिम्मत तो दिखाई ना, बोला ना मेरे लिए ये काफी है, मेरे लिए ये काफी है। मैं तारिक खान की तारीफ करता हूं इसके लिए। अब इसके देता हूंगा, लेकिन एक टिप्पणी नीलोफर मसूद की भी हो जाए। 370 का आप लोगों का दर्द जाता ही नहीं है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि जनता ही उतर जाए, किसी बहाने कहीं से कुछ तो हो जाए। इसके लिए आप बांग्लादेश का भी मुंह देख लेंगे, चीन का भी मुंह देख लेंगे, पाकिस्तान का भी मुंह देख लेंगे। देखिए राजेश जी, हमें किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको दे दूंगी। हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ का मतलब भी है कि हर किसी को साथ लेकर चलना है। जो आज फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा, उन्होंने सही बात कही
हमें इस चीज से लेसन लेना चाहिए कि जहां डिक्टेटरशिप होती है उसका अंत इस तरीके से होता है। तो डिक्टेटरशिप नहीं चलती है। कब तक आप लोगों को दबा कर रखेंगे? अभी आप 370 की बात कर रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर का हर कोई वासी खुश है, मुझे बता दीजिए 5 साल की सालगिरह जहां पर बीजेपी वाले जम्मू कश्मीर में मना रहे थे, वहां पर खड़ी क्यों की गई गाड़ियां और ताले क्यों लगाए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लीडर्स थे उनके दरवाजों पर? क्या उनको कोई हक नहीं था कि वो घर से बाहर निकले और अपनी आवाज उठाए? एक तरफ से आप जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ से आप लोगों को बंद कर रहे हैं। क्या ये ऑपरेशन नहीं है? क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है जहां पर मैं अपने देश के सामने अपनी बात व्यक्त न कर पाऊं, अपना फंडामेंटल राइट के बारे में बताना? अब नीलोफर मसूद, नहीं रुकिए ना, नीलोफर मसूद एक मिनट शिवम, अभी इसके दत्ता के पास जाऊंगा फिर आऊंगा। नहीं नीलोफर मसूद सुनिए, अगर आप कह रही हैं नेशनल टेलीविजन पर बैठकर देश के करोड़ों लोग सुन रहे हैं आपको और आप कह रही हैं मैं अपनी आवाज ही नहीं सुना पा रही हूं, एसके दत्ता इससे मजाक कुछ हो सकता है क्या? मतलब फारूक अब्दुल्ला जब मन आए बोलकर चले जाएं, जो मन आए बोलकर चले जाएं। नीलोफर मसूद यहां पर बैठकर लाइव शो में बोल रही है, फिर भी कह रही है अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, फिर भी कह रही है डिक्टेटरशिप है। और अगर डिक्टेटरशिप होती तो ऐसे बोल पाती क्या? डॉक्टर एसके दत्ता किस वजह से बंद किया? देखिए मैडम, आपकी बात अगर खत्म हो गई है तो मैं बोलूं? बोलिए। हमारी बात खत्म कहाँ हुई? अभी तो शुरू हुई नहीं। जी आप उसके बाद बोल दीजिएगा। आप मेरा टर्न है तो मुझे बोलने दीजिए और शांति से सुनिए। डिक्टेटरशिप वो होता है जहां पे सरेआम तानाशाही हो। बांग्लादेश को आप लोग कह सकते हो कि डिक्टेटरशिप रहा है। मैं नहीं मानता हूं कि वो डिक्टेटरशिप था, क्योंकि चुना हुआ सरकार था। और मैम आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, शालीनता रखिए, शालीनता रखिए, बीच में मत बोलिएगा। मैडम रुक जाइए, नीलोफर जी प्लीज। डॉक्टर एसके दत्ता ने आपको सुना, अब आप भी सुनिए प्लीज रुक जाइए। मुझे मालूम है थोड़े कम समय की डिबेट होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं सबको समय दे दूं। एसके दत्ता अपनी बात जल्दी पूरी करिए। जी मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं पे डिक्टेटरशिप नहीं था, क्योंकि प्रजातांत्रिक वे में चुन के आई थी शेख हसीना की सरकार। यहाँ पे भारत में 2024 में सारे विपक्ष के जितने सारे पार्टी है सबके सब लामबंद हुए। किसी ने भी चुनाव का बहिष्कार नहीं किया है, सब लामबंद हुए। जैसे बीएनपी ने बहिष्कार किया था बांग्लादेश में, वैसा बहिष्कार भारत में नहीं हुआ है। लामबंद होके 232 लेके आए। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे 240 लाए। 2004 में कांग्रेस के पास कितनी सीटें थी? 140 थी, बीजेपी के पास 234 थी। 2009 में कांग्रेस के पास कितने सीटें थी? 200 से कम था कांग्रेस के पास सीटें, और उसके बाद भी सरकार बनाए और तब आपने ढिंडोरा पीटा था कि ये तो कांग्रेस की जीत है। अरे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने बलबूते पे 240 लेके आए, फिर भी भाजपा की हार है और आपकी जीत है। कांग्रेस ने हर तरह के हथकंडे अपनाने के बाद ये जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है 99, ये कांग्रेस की हाईएस्ट टैली है। ठीक है इसके दत्ता, थोड़ा सा समय कम है, आपको कम समय दे पाया। शिवम एक क्विक रिप्लाई आखिरी 20 सेकेंड, और ये कि अब तो आंख कान नाक सब खुले रखने की जरूरत है, क्योंकि ये तो ठीक है, हो सकता है कल को कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर इनके बयान को खारिज कर दे, और कर भी देना चाहिए, लेकिन इसका फायदा कुछ लोग उठा सकते हैं। देखिए बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जो नेता कमजोर होता है, जो नेता बेकार होता है, जो नेता हारा हुआ होता है, उसी के लोग, उसी के प्रवक्ता, उसी के नेता इस तरह की बातें करते हैं कि अराजकता से वो प्रधानमंत्री बन जाए। अगर राहुल गांधी ना अब से 50 साल बाद कभी भी ना इलेक्टोरली जीतकर प्रधानमंत्री बन सकते और ना दंगा कर। ये देश शांति का देश है, लोकतंत्र का देश है। और अंत में एक चीज कहना चाहता हूं, तानाशाही नहीं है। पहली बार भी जीत कर आए, दूसरी बार भी जीत कर आए, तीसरी बार भी जीत कर आए। अगर दम है आप में तो जीत कर आइए, लोगों को डराना। जगदीश शर्मा जी सर, एक बात है, अगर आप इस व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं ना सर, तो माफ करिएगा, एक बात कहूं आपसे, आप इलेक्टोरल सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं जो बार बार आपकी पार्टी के नेता करने लगते हैं। और एक बात और हाथ जोड़कर कह रहा हूं, और ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं, ये देश महान था, महान है और महान रहेगा। प्लीज कोई ऐसे बयान नहीं जो इस देश की महानता पर कहीं से सवाल उठा दे या फिर किसी को मौका दे दे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।